Hello, good afternoon students and welcome back to Social Science Academy. And today I am going to start a new topic of standard 12th electrostatics. The previous section of the videos we discussed about that what is electric dipole and we have read some expressions in equatorial as well as in the axial. So today that we are going to start is the electric dipole in external field. एक्सटर्नल फील्ड में अगर डाइपोल को पुट ऑन किया जाएगा तो वहां पे वो कैसे बिहेव करता है वो हम लोग जानने की आज कोशिश करेंगे। एक्सटर्नल फील्ड का मतलब है कि कोई भी सोर्स लाइट हो अगर वो किसी भी सोर्स से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उसका इफेक्ट वहां पे अगर मिल रहा है तो दैट इज व्हाट एक्सटर्नल फील्ड। और आपका जो एक्सटर्नल फील्ड होगा वो आपके दो तरीके का हो सकता है। इट कुड बी यूनिफॉर्म फील्ड और दूसरा हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होगा कि सबका डायरेक्शंस इलेक्ट्रिक फील्ड का सबका डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन पे होगा और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में समझ सकते हैं कि डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन पे हो सकता है। अंडरस्टूड? सिमिलरली इन द सेम डायरेक्शन। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड के बारे में बात करेंगे कि वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बिहेव करता है। सो लेट्स ड्रॉ फर्स्ट। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। एक दूसरे से ये पैटर्न दिख रहा है, यूनिफॉर्म है इसलिए। ओके, यहाँ पे मैंने एक डाइपोल को पुट करा है। दिस इज नेगेटिव and this is positive Q, so this is A, this is B। इन दोनों के बीच का जो लेंथ है आप जानते हैं वो 2L होता है, isn't it? तो ये चीजें आप जानते हैं। तो अगर वो एक्सटर्नल फील्ड के अंदर एक डाइपोल का रखते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आएगा कि उसमें फोर्स इफेक्ट करेंगे, फोर्स विल कम्स इनटू प्ले। फोर्स के लिए तो अगर वो उसमें फोर्स लगेगा तो वो फोर्स क्या कर सकता है डाइपोल को? या तो उसको धकेल सकता है, अगर वो उसको धकेल रहा है, ठीक है, तो उसके पास एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं दैट अबाउट उसका एक्सेलरेशन का क्या होगा। तो वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। तो मास तो इधर 0 हो जाएगा तो हमारा एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? 0 बिकम व्हाट? 0। एक्सेलरेशन मतलब 0 हो जाएगा, मतलब ये मूव नहीं कर रहा इस डायरेक्शन में, वो अपने प्लेस से डिस्प्लेस नहीं हो रहा, isn't it? तो हो क्या है? दूसरा क्या होगा? फोर्स क्या कर सकता है? टॉर्क पैदा कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, रोटेशन करवा सकता है, उसको चेक करता है, ठीक है। तो ये प्लस की वजह से वो इधर मूव करने की कोशिश करेगा। ऐसा क्यों कि इधर मूव कर रहा है? क्योंकि हमने एक एक्सटर्नल फील्ड की बात करी है। एक्सटर्नल फील्ड मान लीजिए पॉजिटिव है तो ये इन पॉजिटिव को देख के ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा और ये नेगेटिव इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, ये हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ मास और इसकी वजह से ये क्या करेगा? क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर जाएगा। इस पे लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू QE। इस पे भी लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस QE, isn't it? तो इसका खुद का एक नेट फोर्स होगा। तो इसका नेट फोर्स एक डाइपोल के सिस्टम का क्या होगा? तो नेट फोर्स इसका क्या हो जाएगा? नेट फोर्स is QE plus minus QE is equal to what? 0। वो इधर पॉजिटिव है, ये इधर क्या है? नेगेटिव है। तो इसका नेट फोर्स इसमें जो लगने वाला होगा वो क्या होगा? पूरी तरीके से 0 हो जाएगा। तो इस पे क्या इफेक्ट कर रहा है? तो इस पे जो इफेक्ट कर रहा है वो क्या है? आपका टॉर्क हो रहा है। और टॉर्क क्या होता है कि कोई कपल का मूवमेंट करवाता है, मेक्स अ कपल मूवमेंट। कपल मूवमेंट मींस ये इधर मूव करेगा, इधर, ये हमेशा एक कपल के साथ मूव करता है, isn't it? ये मूव करेगा इधर, ये इस डायरेक्शन पे इधर मूव करेगा, इट मूव्स लाइक दिस, isn't it? दैट इज व्हाट कपल मूवमेंट। तो यही है हमारा व्हाट टॉर्क। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस है which are acting on a dipole at different points, point B and point A, isn't it? And there is a normal distance between them, that is what? This. इस पॉइंट को आप नाम दे दें C। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? BC।
इजंट इट, ये हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि इस पे टॉर्क कितना लग रहा है। तो टॉर्क का फॉर्मूला किसको याद है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और नॉर्मल डिस्टेंस, यू कैन राइट दैट, इजंट इट? सो फोर्स के लिए व्हाट यू राइट, QE, वेरी गुड, एंड फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये BC, ठीक है। अब इसके लिए अब चेक करेंगे कि ये क्या है। दिस इज फॉर्मिंग व्हाट, BC/12, BC/12, दिस इज फॉर्मिंग व्हाट, BC/12, मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो P/S क्या बना है, this, so BC is equal to what, 12 sin theta. So here you will write first what, BC, and you can write QE into 2L sin theta, isn't it? Further ये देखिए, Q into 2L becomes what, P, isn't it? So PE sin theta, ये इसके टॉर्क एक्ट करना शुरू करता है, अंडरस्टूड? तो ये हमारा टॉर्क हो गया। अगर इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना अगर आप चाहेंगे तो व्हाट यू राइट, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, तो ये इसका टॉर्क हो गया। अब इसका डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, अबाउट इट्स डायरेक्शन, दैट इन विच डायरेक्शन इट एक्ट्स एक्चुअली, ठीक है। If it is moving in this direction and this is moving in this direction, so हम ये यहाँ से यहाँ चेक करेंगे, फिर यहाँ चेक करेंगे, isn't it? So it is going like this, like this. This is first, this is second, and this is this. तो ये आपका Z डायरेक्शन, this is X, this is Y, and this is Z डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ आप क्या करते हैं, आप क्रॉस साइन शुरू करते हैं, ये आपको पता है। तो इसका डायरेक्शन किधर है, आपका अंदर की तरफ। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा टॉर्क का डायरेक्शन हो गया। ओके, एनी डाउट हो गया कि यहाँ पे टॉर्क से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज अगर आपके दिमाग में है तो आप अभी तुरंत पूछ सकते हैं, ठीक है। दीज आर नॉट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो टॉर्क लगेगा, ये टॉर्क कैसा होगा, दिस विल बी व्हाट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये इधर मूव करने की कोशिश, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, अगर इस पे टॉर्क लगेगा तो इसके बहुत सारे कंडीशंस इस पे अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है, कि उस पे जो टॉर्क लगेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कब कब किस तरीके से होगा। सिंपल वर्ड्स में कहना चाहिए, इसे आप इसको चेक करेंगे कि टॉर्क के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो ये टर्म चेंज नहीं होगा, ये टर्म चेंज नहीं होगा, ये तो चेंज हो सकता है। थीटा का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा तो उस पे लगने वाला जो टॉर्क होगा वो तो जरूर चेंज करेगा, isn't it? मान लेते हैं जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे हमारा चार्ज है, दिस इज हमारा नेगेटिव चार्ज, दिस इज हमारा पॉजिटिव चार्ज, isn't it? तो ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा, तो ये यहाँ से इसका मूवमेंट होगा, isn't it? थीटा लिखा है, ठीक है। तो ये मूव इन दिस डायरेक्शन। अगर वही इसी तरीके से ये ऐसा रहेगा एंड इट इज मूविंग लाइक दिस, सपोज ये हमारा पॉजिटिव यहाँ पहुँच गया एंड दिस इज व्हाट, माइनस, सो हाउ इट विल मूव, इट विल मूव लाइक दिस। इसके मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वेरी टॉपिक, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन एन एक्सटर्नल फील्ड। Derive an expression for torque in an external field। एक्सटर्नल फील्ड पे इसको लगने वाले टॉर्क के बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट, अगर मान लेते हैं कि अलोंग द लाइन है, मतलब दोनों चार्ज, सपोज फर्स्ट केस हम चेक करते हैं कि अगर हमारा जो चार्ज है, मानते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, हमारा नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज एट
दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको क्या बोला, P इज अराउंड E। तो इस केस में थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, इजंट इट? थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो टॉर्क के लिए क्या हो जाएगा, PE sin थीटा, ठीक है। सो PE sin थीटा का वैल्यू यहाँ पे आप sin 0 डिग्री पुट करेंगे, ठीक है। तो sin 0 डिग्री का वैल्यू जल्दी से आपको बताइए क्या हो जाएगा, sin 0 डिग्री का वैल्यू, sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इसका इस पे लगने वाला टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। भाई देख लो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, इस पे लगने वाला अगर डाइपोल हमारे इसी तरीके से, तो इसमें कोई फोर्स लग नहीं रहा, ये पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबल पॉइंट पे है। तो इसके लिए एक और काम दे देंगे, दैट जब ये इस कंडीशन पे रहेगा तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे रहता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे रहता है। ये टर्म आपको जानना जरूरी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब होगा, कब वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, स्टेबल लिखना चाहिए हमको, स्टेबल होना चाहिए। एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत फेमस वर्ड है, इससे रिलेटेड बस ये दिमाग में लेट इट बी स्टेबल, बिकॉज़ ये इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो पूरी तरीके से क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ओके, सेकंड केस में कि अगर ये मूव करके, ये तो मूव केस का भी हम लोग बात कर रहे हैं कि ये कहां पे है, ऐसे, ठीक है। मतलब जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से था और हमारा डाइपोल भी यहीं पे था, डाइपोल हमारा पॉजिटिव नेगेटिव यहीं पे था, इस तरीके से था, तब इन पे जो बनने वाला जो एंगल था वो 0 डिग्री था सिंपल। तो sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0। तो इसमें लगने वाला टॉर्क भी कितना होगा, 0 होगा। अब ये मूव करके इस तरीके से, अच्छा इधर नेगेटिव लिया था आपने, अब ये पॉजिटिव, अब ये मूव करके ऐसा खड़ा हो गया, अब ये खड़ा कैसा हो गया, ऐसा 90 डिग्री आ गया, तब उस पे बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, यू विल राइट सेम कि सेकेंड व्हेन ये हमारा नेगेटिव, दिस इज हमारा पॉजिटिव, इन दैट केस यू विल गेट 90 डिग्री। सो tau is equal to PE sin 90 डिग्री एंड tau is equal to what, sin 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो इस पे लगने वाला जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने इसको यहाँ से यहाँ ले आया, तो फिर ये वापस उस डायरेक्शन पे मूव करने की कोशिश करेगा, टॉर्क लगेगा उस पे, मूवमेंट का जो टॉर्क है वो उस पे लगना शुरू होगा। इज दैट क्लियर? थर्ड करते हैं, जब वो अब उसको यहाँ से मूव करवा के, आप इसको यहाँ से मूव करवा के ऐसा ले आते हैं, मतलब 180 डिग्री पे ले आते हैं। when you bring it to 180 डिग्री, मतलब यहाँ पे हमारा था शुरू में पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये नेगेटिव यहाँ चला गया, अब ये नेगेटिव यहाँ चला गया, ये पॉजिटिव यहाँ चला गया, तो इनके बीच का जो एंगल बना वो कितना बना, 180 डिग्री बना। सो PE tau is equal to PE sin 180 डिग्री। सो tau is equal to PE और sin 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1। तो टॉर्क लगने वाला कितना हो जाएगा, माइनस PE। sin 180 डिग्री का वैल्यू नहीं होता ना, ये 0 होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका sin 180 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है पॉजिटिव में। तो यहाँ पे एक और चीज जो हम लिखना चाहेंगे, दैट इज ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा, लेकिन ये कैसा इक्विलिब्रियम रहेगा, दिस विल बी व्हाट, अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों है, बिकॉज आपने इसको यहां से लाके वापस ऐसा कर दिया, तो ये क्या करेगा, वापस जाएगा वहीं पे,
isn't it? So that is what torque, ये उतना रुक जाएगा, उतना रुक का क्या होगा, रोटेशन होगा, तो ये पूरी तरीके से अनस्टेबल है, क्योंकि अगर आप उसको खींच के वापस वहां पे लेकर आएंगे तो वापस वहीं पे जाने की कोशिश करेगा। That is what फोर्थ वाला आप खुद से निकाल लेंगे 270 डिग्री, ठीक है। अब उसका वैल्यू इसको खुद कर लेंगे, ठीक है, कुछ तो खुद से करेंगे आप। So better pause it down, हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। sin 180 डिग्री देख लीजिएगा क्या इसका वैल्यू -1 है या नहीं, अगर नहीं है तो इसको ये प्लस 1 होगा तो p आएगा, ठीक है। या तो अगर ये माइनस ही होगा और इसका माइनस होना चाहिए। चलिए लेट्स सो अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट और हम लोग आगे बात करते हैं कि इस पे वर्क डन तो जरूर होगा कि नहीं। अगर वो टॉर्क लग रहा मतलब उसका मूवमेंट हो रहा है, जैसे फैन अपने पोजीशन पे मूव करे, इट इज मूविंग इन इट्स ओन पोजीशन, ओके। सो इज इट डूइंग एनी वर्क डन? हाँ, वर्क डन तो हो रहा है, एक्सेप्शन 0, लेकिन स्टिल इट इज मूविंग इन इट्स प्लेस, उसका डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है। तो वर्क डन हम लोग निकालते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके। सो लेट्स डू इट। Work done when torque is applied in a rotational motion, चलिए रोटेशनल मोशन का वर्क डन निकाले होंगे क्लास 9th में, isn't it? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन सा डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यस। दैट अगर आपको वर्क डन निकालना है तो आपको क्या करेंगे, आप फोर्स को आप उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, isn't? अगर वो लीनियर रहेगा क्या करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सिंपल से करते हैं, यहां पे वही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, दैट tau is equal to what? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो राइट dw is equal to torque into angular displacement, ये dw क्यों लिखा? वो सब स्मॉल वर्क डन की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे वर्क डन का, isn't it? तभी तो क्लियर पता चलेगा। तो राइट dw is equal to torque d theta। अब वो छोटे छोटे वर्क डन को आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, जोड़ेंगे, जब इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू। सो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स यू विल गेट tau d theta, कहां से कहां कर रहे हैं, 0 to theta, so you will get what, tau d theta। अब ये d theta के लिए tau के लिए आप क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसको यहीं पे कर सकते हैं। tau के लिए आपके जो वैल्यू थे वो है pe sin theta, and what, pe sin theta d theta, so you will get what, इंटीग्रेट करने पे आपको क्या मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगा वो p cos theta, और p क्या है, कांस्टेंट टर्म है तो इट विल कम आउटसाइड, ठीक है, एंड यू विल गेट माइनस cos theta, थीटा 0, सो बोथ यू विल गेट, माइनस को बाहर निकालते हैं तो माइनस pe एंड cos थीटा माइनस cos 0 डिग्री, isn't it? cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1 cos थीटा माइनस 1। अगर इसको तरीके से लिखेंगे तो यू विल गेट व्हाट, 1 माइनस cos थीटा। ये समझ में ये कैसे किए, माइनस कॉमन निकाल के बाहर निकाल दिए, ये पॉजिटिव और ये 1 माइनस cos थीटा होता है, सो सिंपल। तो आप इसी फार्मूला को यूज करेंगे क्या निकालने के लिए, इसका वर्क डन को निकालने के लिए, इज दैट क्लियर? तो आप इसकी वर्क डन को आप हर जगह इसको निकाल सकते हैं। वर्क डन अगर आपको निकालना होगा 0 to 90 कितना होगा, 90 to 180 कहाँ पे कितना होगा, या फिर 0 to 180 कितना होगा वो निकाल सकते हैं। चलो हम 0 to 90 करते हैं, इस सही करते हैं।
int. Put the formula. W is equal to PE 1 minus cos 90. So W is equal to what? PE, because 1 minus 0 cos 90 का कितना होगा? 0. 1 minus 0. So you will get what? वर्क डन पॉजिटिव. पूरी तरीके से आपको क्या मिलेगा? वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन मिलेगा. Is that clear? 1 minus 0. So cos 0 डिग्री है क्या? cos थीटा cos 90 1 minus cos 0 डिग्री. Okay, so I am getting W is equal to PE. अब 0 to 180 करते हैं तो 180 का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1. नहीं है वैसे sin 80 का +1 ही होता है और cos 180 का -1 होता है. तो -1 होगा. निकालते हैं वर्क डन कहाँ से कहाँ? 0 to 180 डिग्री. So वर्क डन is equal to PE. फॉर्मूला में है 1 minus cos this only cos theta, the cos 180 degree. So W is equal to PE 1 minus -1. So W is equal to 2PE. वर्क डन क्या हो जाएगा? डबल. देखिए कहाँ था? यहाँ से वो फिर वापस यहाँ चला गया. अगर वो यहाँ रहता तो PE वर्क डन करता. अगर यहाँ से मतलब यहाँ से 90 डिग्री पे आया तो PE वर्क डन किया. यहाँ से यहाँ गया तो और PE वर्क डन करेगा. तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? 2PE. Is that clear? ठीक है. क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों को? बेटर है उन वैल्यूज को आप यहाँ पे इस फॉर्मूला पे पुट करें तब आपको क्लियर आंसर मिलने शुरू हो जाएगा. ठीक है. जैसे यहाँ पे cos 90 वैल्यू पुट करेंगे. cos 90 से 0 बिकॉज़ वो 0 to 90 को डायरेक्ट आप ना करें. आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यहाँ से यहाँ से लेट्स राइट दैट फॉर्मूला माइनस PE. वैल्यूज वही मिलेंगे आपको cos थीटा माइनस cos 0 डिग्री. ओके. सो W is equal to minus PE cos 90 minus cos 0 degree. So W is equal to minus PE cos 90 का वैल्यू 0 minus 1. So minus and minus into minus plus. सिंपल. दूसरा करते हैं वही वाला कहाँ से कहाँ? वर्क डन फ्रॉम 0 to 180. वहाँ ठीक है. तो वहाँ पे लिखेंगे तो W is equal to PE सेम फॉर्मूला माइनस फॉर्मूला है ना माइनस cos थीटा माइनस cos 0 डिग्री. सो PE cos 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री. ये हो गया cos 180 का वैल्यू होगा -1 -1 minus into minus -2 that is 2PE. Clear? भैया? That is how you are supposed to do it. Okay. So better again take the screenshot of this and we'll move ahead. Now let's find the potential energy. Potential energy है the amount of work done needed to bring positive unit charge from infinity to that point. क्लास में तो पढ़ा था 12th में पढ़ना है इसमें. ठीक है. So चलिए उसके बारे में कुछ करते हैं. ये potential energy तो होगा डायपोल का. Isn't it? Potential energy of a dipole. Potential energy of a dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है. हमारे पास चार्जेस है जिसका नेगेटिव मानते हैं. ठीक है. नेगेटिव चार्ज ये भी ऊपर एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज. एक एक्सटर्नल फील्ड अलोंग द लाइन में ही रखा गया है. ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इंफिनिटी तक. इज इट? और इंफिनिटी के एक कोई चार्ज पॉइंट चार्ज वहां पे
रखा हुआ है, ठीक है। अगर उस पॉइंट चार्ज को वहां से अगर आप लेकर आते हैं तो कुछ ना कुछ तो वर्क डन करता है, isn't it? If that point charge is supposed to come closer to this very plus positive charge, there must be some work that needed to be done, isn't it? So what would be the definition for that? The amount of work that needed to bring that positive point charge from infinity to that very point, isn't it? वो हो जाएगा। अब उसी पॉइंट चार्ज को यहां से यहां लगाकर यहां लेकर आना है, तो अब जो हमारा जो फोर्स लगेगा, अब जो हमारा वर्क डन लगेगा, वो टोटली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा भाई। मान लेते हैं कि यहां से यहां का वर्क डन आपका 100 जूल का रहा, तो यहां से यहां का जो वर्क डन होगा कितना हो जाएगा, -100 जूल। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया भाई, 0। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है? लाइकवाइज एक बॉडी पूरी तरीके से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, कम्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और आप उसको कैच करके ऊपर ले जा रहे हो, इट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी भाई, इट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। सो वही चीज यहाँ पे करना है यहाँ। ओके ओके, सबसे पहले इसके कुछ लिख लेते हैं, तो एलिमेंट्स को देते हैं बार-बार में। ये बी कर देते हैं, पॉइंट ए बी, ठीक है। तो इसमें वर्क डन के बारे में लिखते हैं, दैट वर्क डन इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव यूनिट चार्ज, वर्क डन in bringing positive unit charge from infinity to point A is W। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा, वर्क डन in bringing that positive unit charge from infinity to point B, वो क्या हो जाएगा, तो नेट वर्क डन कितना हो गया, नेट वर्क डन इज 0, ठीक है। ये हमारा टोटल नेट वर्क डन कितना हो गया, 0। तो अगर हम उस नेगेटिव यूनिट चार्ज के बारे में बात करेंगे, दैट वर्क डन इन ब्रिंगिंग नेगेटिव चार्ज फ्रॉम A to B, वर्क डन इन ब्रिंगिंग नेगेटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to B, in that case आपका डिस्टेंस कितना है भाई, देख लो 12 है, डिस्टेंस इज 12। सो उस केस में आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन का फार्मूला आपको पुट कर देगा, सिंपल सा बात है। क्या फार्मूला है वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां का एंगल देना होगा, अराउंड द लाइन है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। So work done is equal to QE into 2L, और 2L कौन सा, along the line है, along the line क्या होगा, सिंपली Q into TL। क्या ये पॉजिटिव होगा, नहीं नहीं, क्या है ये नेगेटिव है। तो यही जो वर्क डन है, that becomes what, potential energy, written as this, Q into 2L will be written as what, minus PE, P dot E, we get what, P dot E, ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब P dot E को तो क्या लिख सकते हैं, P E cos थीटा along the line है, अंडरस्टूड। सो ये हमारा था पोटेंशियल एनर्जी। सो हमारा जो टॉर्क आया और एनर्जी जो आया, उन दोनों का क्या क्या वैल्यूज है वो हम लोग देख सकते हैं। टॉर्क के लिए हमारा क्या है, P E sin थीटा, और एनर्जी के लिए क्या है, P cos थीटा। साइड में लिख सकते हैं, टॉर्क P E sin थीटा एंड एनर्जी रोटेशन के लिए वैल्यू क्या है, P E cos थीटा। तो समझ में आ रहा है कि अब आगे क्या करना पड़ेगा, अब आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा कहाँ पे, अलग अलग एंगल्स, अंडरस्टूड।
आपको 90 डिग्री पे निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको 0 डिग्री पे निकालना पड़ेगा, 180 डिग्री पे निकालना पड़ेगा, तीनों पे निकालना पड़ेगा। चलिए पोटेंशियल एनर्जी एट डिफरेंट रोटेशन, तब तक के लिए पॉज करिए और नोटेट करो। ये फिर निकाल सकते हैं, निकाल लोगे, इट्स नॉट अ बिग डील, निकाल सकते हैं। करते हैं क्योंकि वही सब ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो वही सब चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो एक्सप्रेशन आज के जमाने में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है। पहले के जमाने में हम लोग स्पेशली हमारे जमाने में और हमारे से सीनियर्स टीचर्स यूज्ड टू कम हैविंग समथिंग इन हिज माउथ, ठीक है, एंड नॉट अटरिंग अ सिंगल माउथ, मतलब सिंगल वर्ड फ्रॉम हिज माउथ, दे आर कमिंग एंड do like this, these are the expressions, copy these and go। ओके सर, हम लोगों ने वही सीखा है, तो जिसकी वजह से बहुत तकलीफें होती थी जब एक्सप्रेशन से अपार्ट कुछ करना होता था, isn't it? बट आज के बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ उनको एक्सप्रेशंस नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, और सही भी है। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है स्टूडेंट्स को, कोई भी एक्सप्रेशंस याद ही नहीं। हम तो कोशिश करते हैं कि जितने भी एक्सप्रेशंस हैं वो आपको याद करने की जरूरत ही ना पड़े, रट्टा मारने की जरूरत ही ना पड़े, आपको देख के समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा तो यहाँ पे अगर कोई दो अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखेंगे तो उस पर कुछ इफेक्ट आएगा, तो ऐसे मूव करेगा तो टॉर्क बहुत वक्र है, तो पोटेंशियल एनर्जी, isn't it? तो इन सब चीज़ का अलग अलग एक्सप्रेशन अपन क्लास 11 में उसके फॉर्मूलाज पढ़े, सबको पुट करें, निकालिए, सिंपल। चलिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट डिफरेंट पॉइंट, एट डिफरेंट पॉइंट, एट डिफरेंट रोटेशन। जब 0 डिग्री पे रहेगा तो इन दैट केस क्या होगा, cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, एक जैसे अलोंग द लाइन, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आपका हमेशा इसको नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये अलोंग द लाइन है, तो इस पर बनने वाला जो cos थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री होगा, तो p e cos थीटा, ठीक है, हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज व्हाट p e cos थीटा। सो p e cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, सो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, दैट इज व्हाट p e। तो यहाँ पे लगने वाला जो एनर्जी है वो क्या होगा, मिनिमम एनर्जी, याद रखें, इसको लिख लेंगे कहीं, इसको वर्बली लिख, यहाँ पे एनर्जी जो लगे वो क्या होगा, मिनिमम एनर्जी रहेगा। Similarly, when it has moved from here to here, जब वो 90 डिग्री है, मतलब जब ये नेगेटिव इधर ही रहे और ये इधर रह जाए और ये ऐसा इधर आ जाए, 90 डिग्री पे आ जाए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द लाइन है, तो ये बनेगा हमारा 90 डिग्री। cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा, सो p e cos 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, cos थीटा, चलिए डायरेक्ट लिखते हैं, इट बिकम्स व्हाट 0। तो इस पे लगने वाला जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो वर्क होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। अंडरस्टूड। चलिए थर्ड करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, p e cos 180 डिग्री, मतलब along the line के जस्ट ऑपोजिट, मतलब नेगेटिव इधर पहुंच जाए, पॉजिटिव इधर पहुंच जाए, तो ये कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री। cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, -1। तो यहाँ पे जो एनर्जी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, that will be maximum energy। तो याद करने वाली चीजें क्या है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी एट
0 डिग्री इज मिनिमम और मैक्सिमम बताइए उसको मिनिमम होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा 90 डिग्री में तो उसको कोई भी एनर्जी नहीं लगेगा, 180 पे रहेगा तो आपको मैक्सिमम एनर्जी वहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपको बोलना है। ठीक है, इसमें एक छोटा सा और चीज़, अगर मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस तरीके से डायरेक्शन में these are what non-uniform। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बहुत बेहतर तरीके से बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है, कहाँ पे किस तरीके से है, वो इंटरसेक्ट क्यों करता है, वो लैटरल मूवमेंट उसका क्यों होता है, वो लैटरल रिपल क्यों करता है, बहुत सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे। फॉर टुडे दैट्स इट फॉर टुडे। इसको अच्छे से पढ़े, इस सर्किट क्वेश्चंस को जरूर करें और कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में